अस्ल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी उसामा। सर सर वो उस दिन मुझे पता नहीं चला तो मैंने माइक ऑफ नहीं किया, तो सॉरी सर उस दिन के लिए। ये नहीं नहीं, जो कोई रिसेंट मसला बात। नहीं। वो मुझे उसमें असल में आपकी माइक ऑफ करने वाली ऑप्शन नहीं मिल रही थी, वरना तो मैं आपका माइक ऑफ करना चाह रहा था। तो वो मेरे ख्याल में आपको ना वो वाली जी ऑप्शन, रिमूव वाली ऑप्शन क्लिक होगी। जी सर। तो मैंने कहा चलो अब उसामा जो है ना ऑनलाइन लेक्चर सुनेगा। यस सर। तो और सुनाओ, ठीक हो सब? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप? सुनाओ क्या सिचुएशन है, कुछ चीजें वगैरह कुछ समझ आ रही हैं आपको? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड। और बाकी स्टूडेंट्स, जाज, ज़हीर? जी सर। जी जी, आ रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं? अख्तर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जुबैर आ रही है। हाजिर है सारे? यस सर, आ रही है समझ। ओके ओके। कोई भी अगर बात आपको क्लियर नहीं होती तो आप जुबैर को बेशक बता दिया करें, वो मुझे टेक्स्ट कर दिया करेगा कोई प्रॉब्लम हो तो, या बेशक डायरेक्ट आप इधर गूगल क्लास पे लिख दिया करें अगर कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। तो इसी तरह अगर गर्ल्स के साथ अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है कि उन्हें बात समझ नहीं आ रही, या तो आपके जो जी आ रहे हैं अनीस, फातिमा, ठीक है, और या आपके पास सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप गूगल क्लास पे जो भी चीज़ है उसको मेंशन कर दिया करें साथ ना। और कोशिश किया करें कि गूगल क्लास में ना आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रीम जो है ना, ये एक स्ट्रीम का ऑप्शन होता है गूगल क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ जो कोई भी मेंशन करना चाहें तो मेंशन करें, तो वो ये होता है कि जब भी आप ओपन करें तो वो डायरेक्ट सामने आ जाती है। ठीक है, तो उससे ज़रा इजीली मैं आपको रिस्पॉन्स भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है बच्चों। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आपकी मेरे ख्याल जी आर, सॉरी अनीस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपकी जी आर दिलावेज है ना? कोई चेंज हो गई सर, अब कुछ। आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी सर, अब आ रही है सर, पीछे नहीं आ रही थी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, दिलावेज सॉरी, मैं अनीस जो है वो सर वो फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर। सेमेस्टर की जी आर जी है। सर, वो फिफ्थ की है। जी जी, समझ आ। ठीक है, तो आप अगर कोई गर्ल्स का कोई अगर इस तरह का इशू है जिसको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो वो बेशक आपसे अगर कनेक्ट कर कांटेक्ट करते हैं, सर या वो हमारी जी आर वो इधर चेंज जी हुई। जी। सर वो हमारी जी आर भी अब चेंज हुई है ना, कुदसिया है, कुदसिया एंड लीव। अच्छा, जी आर आप खुद किया है, तो पहले आप हैंडल कर रही थी ना? जी सर, पहले मैं थी सर, अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुई। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो कुर्सिया को बता दें, कुर्सिया ऑनलाइन है। यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो ठीक है। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे शेयर कर लिया करें, गर्ल्स के साथ। ठीक है। यस सर। या दूसरी ऑप्शन मैंने जैसे बता दिया है कि आप गूगल क्लासरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह बॉयज़ वगैरह हैं, वो तो खैर डिस्कस खुद भी करते रहते हैं। तो ठीक है, चलें आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़रा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक जो हमने ना जो स्टडी किया है, वो सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यानी कि उनको हमने स्टडी किया। अलजेब्राइक इक्वेशन में फिर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी आ जाती हैं, पॉलिनॉमियल इक्वेशंस भी आ जाती हैं, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, और सारे उस तरह की। उसके अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल दो तरह की इक्वेशंस होती हैं ना, मेजर दो दो ही टाइप्स हैं। तो अलजेब्राइक में पॉलिनॉमियल वगैरह और इस तरह की जो पॉलिनॉमियल्स नहीं होती, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखी जा सकती हैं जो ना,
एक्सप्रेशंस जो होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। और जो दूसरी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होती हैं वो आपके पास एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस और इस तरह, तो उनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जैसे आपने अब जब प्रैक्टिस के दौरान देखे होंगे कि उनमें ऐसे प्रॉब्लम भी अकर करते हैं कि जिनकी जो उन प्रॉब्लम्स की जो आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। यानी अगर आपको कहा जाए कि उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करें तो वो टफ सिचुएशन बन जाती है, तो उनको न्यूमेरिकली different methods है, bisection method, Newton-Raphson method, regular falsi method, fixed point method, ठीक है। ये तो डिफरेंट मेथड्स थे जो कॉमनली यूज्ड मेथड होते हैं वो थे। तो फिर इनकी कन्वर्जेंस वगैरह भी स्टडी की, कुछ कन्वर्जेंस भी मैंने आपको एज असाइनमेंट भी दी, आप उसको सर्च आउट करें, इसकी कन्वर्जेंस प्रूव करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको एक और असाइनमेंट भी दी है कि उसमें आपने इन जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जितने सारे, जिसमें आपने बाइसेक्शन तो मैंने आपको अटेम्प्ट करवाया था खुद से, उसके अलावा जितने मेथड्स हैं उनके आपने कोड्स वगैरह, यानी उसमें बाइसेक्शन मेथड तो हो गया चलें, उसके बाद आपने रेगुलर फाल्सी का भी बना लिया था, तो उसके बाद सीकेंड मेथड, न्यूटन-राफसन मेथड और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ये जो तीन हैं इनकी आपने कोड वगैरह डेवलप करने थे, ठीक है। तो इनको डेवलप करें, इनको सबमिट करें ताकि उसकी फिर उसके लिहाज से आपकी ना ग्रेडिंग कर सकें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट में मैंने रिवीजन के लिए कुछ एक क्वेश्चन आपको सेंड किया था। जैसे हमारे पास नेक्स्ट अभी जो नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है, 2 सेक्शन जो हैं, मैं यहाँ पे जी, तो एक आपने जो नंबर सिस्टम और एरर्स वाला सेक्शन है इसको स्टडी किया था, एरर्स वगैरह का। फिर दूसरा सेक्शन सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया है। अब थर्ड सेक्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें फर्दर आप अगर इसको अगर सेक्शन को देखें तो इसमें 2 तरह के मेथड्स यूटिलाइज होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, यानी आइटरेटिव मेथड्स भी जिन्हें कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स का मैंने आपको एक फाइल सेंड की है जिसमें डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है जी, क्रैमर रूल्स और इस तरह के जो आपने डिफरेंट मेथड्स जो स्टडी किए हैं वो सारे आपने क्या करने हैं, रिकॉल करने हैं, रिपीट करने हैं अपने तौर पे ना, यानी वो हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके नॉलेज में है चीज़ें। उसके इससे रिलेटेड मैंने हेल्प के लिए कुछ चीज़ें शेयर कर दी हैं, तो वो सारी आप उनको डिस्कस करें। अगर उनमें कोई आप प्रॉब्लम महसूस करते हैं, आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है उन मेथड्स के लिहाज से, फिर उसको भी आप बेशक इधर क्लास में उसको डिस्कस कर लें, एक दफ़ा अटैम्प्ट करें। जो आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत आप पहले बताएं कि एलयू डिकम्पोजिशन वगैरह के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी एलयू डिकम्पोजिशन एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करता है, फिर उसमें मैं फर्दर आपको उस पर लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, एलयू डिकम्पोजिशन के बारे में कोई मुझे आप बताएं क्या कर एलयू डिकम्पोजिशन एक्चुअली क्या वर्क कैसे करता है। यस, इजाज खान, जुबैर। यस सर। जी, एलयू डिकम्पोजिशन के बारे में बताएंगे क्या होते हैं। तानिया बाबर। सर जी पढ़ा था अभी तीसरे सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा में, तो मैट्रिसेस से रिलेटेड था, भूला हुआ है, रिवाइज आप करवाएंगे तो सही पक्का हो जाएगा। अच्छा ओके, माइंड नो से प्रॉब्लम। पढ़ा हुआ है, वैसे कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा चलें,
जी तानिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक माइक वर्क नहीं कर रहा आपका। चलें, कोई और बता दें, नो प्रॉब्लम। सर अभी आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। सर एलईडी कंपोजिशन में हम जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है उसको अपर और लोअर ट्रायंगुलर में डिवाइड करते हैं, दो ट्रायंगल्स बन जाती डिकम्पोज हैं। कर दें बिल्कुल। सर जी दो जी जी मैट्रिसेस बन जाती हैं और फिर उनको सॉल्व ठीक हो करते गया बिल्कुल। यानी सही कहा इन्होंने कि एल यू डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, जैसे कि इसके नाम से इज़ार है कि एल एंड यू। तो एक्चुअली आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर देते हैं। एल मीन्स कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास अक्सर आपने देखा है कि जब आप एक अपने एचेलॉन फॉर्म में अब प्रॉब्लम को रिड्यूस करते थे तो उसमें आप देखते थे कि डायगोनल में आप 1 बना देते हैं और लोअर द डायगोनल आपके पास जीरोस बन जाते हैं। तो अगर आप उस मैट्रिक्स को कीनली ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली क्या होता है कि वो एक ट्रायंगल शेप बन जाती है उसकी। उसके जो नॉन जीरोस एलिमेंट्स हैं वो भी एक ट्रायंगल शेप्स में आ जाते हैं और जो उसके जीरोस एलिमेंट्स हैं वो भी एक समझ लीजिए कि ट्रायंगल शेप बनती है। तो एक्चुअली हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर देखें अबव द 1, ठीक है, तो वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डेवलप हो जाता है, तो उस वजह से उसे ट्रायंगुलर कहते हैं। तो और एल और यू मतलब लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो डिकम्पोज का मतलब होता है कि ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एक्चुअली वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के फैक्टर ही होते हैं। यानी अगर हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो दो हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी ये उसका थीम होता है। अब आपके पास फायदा क्या होता है इसका? इसका फायदा ये होता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, वो सपोज कम्प्लेक्स टाइप का मैट्रिक्स है, 3 का 3 C1 के 4x4 का मैट्रिक्स है। उसमें देखिए कि आपके पास डिफरेंट एंट्रीज हर स्टेज पे पड़ी हुई हैं। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपको हर स्टेप्स पे वैल्यूज आप चाहते हैं कि जितने ज़्यादा जीरोज हों तो आप ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फिर क्या करते हैं कि आप उनको डिकम्पोज करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में आपकी वो सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि वो उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो जीरो आप क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो है ऊपर आपके पास एलिमेंट्स बच जाते हैं, नीचे जीरो हो जाते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे आपके पास एलिमेंट्स बच जाते हैं, ऊपर जीरो हो जाते हैं। तो वो जो आपके पास जीरोज हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है आपके मैट्रिसेस के अंदर। तो वो जीरोस की तादाद बढ़ने से क्या होता है कि कैलकुलेशंस जो होती है वो आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है, इजी हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अपने मेन मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर देते हैं। अब उसको डिकम्पोज करने के जो मेन कॉमनली दो तरह के मेथड स्टडी किए जाते हैं, एक क्राउड्स मेथड है और एक डू लिटिल मेथड है, ठीक है। इनको इनके अजम्पशंस के लिहाज से यानी आप लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो ज्यूम करते हैं ना उनके लिहाज से इनको नाम दिया जाता है। और तीसरा एक चोलॉस्कीज मेथड है। तो हम इंशाल्लाह इन तीनों को स्टडी करेंगे, क्राउड्स मेथड, टू लिटिल मेथड एंड देन चोलॉस्कीज मेथड। इनमें जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सारों में, तरीक़ाकार इनका सारा बिल्कुल सेम है। तो आते हैं जी आप लेक्चर के ऊपर। हमारा सबसे पहले एलयू डिकम्पोजिशन में आप सबको बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले तो ये बताएं स्क्रीन आपको क्लियर है? यस सर। ओके गुड। ओके तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी क्राउड्स मेथड के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट आपके पास अप्रोच है, यानी एलयू डिकम्पोजिशन की डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि आप इनको किस तरह डिकम्पोज कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स को। तो उसमें सबसे पहले क्राउड्स रिडक्शन मेथड है। Here, the coefficient A of the system of equation is decomposed into the product of two matrices L and U, where L is the lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix. यहाँ तक तो बात क्लियर होगी।
अब इसमें फर्दर मेन डिफरेंस क्या है बाकी मेथड से, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, उसमें विद वन ऑन इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, मेन डायगोनल मैट्रिक्स पे आपने वन चूज करना होता है। ये इसमें डिफरेंस है। यानी मैं आपको अगर जस्ट एक लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप बताऊं ना, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस शेप का होगा। सपोज अगर 3x3 का मैट्रिक्स लिखूंगा तो इस शेप का होगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट इसका आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का L11, ठीक है जी। फिर यहाँ पे डायगोनल में L22, फिर इसमें यहाँ पे डायगोनल में तीसरा एलिमेंट L33 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो इसका मतलब है कि यू हैव ओनली एंट्रीज लोअर देन डायगोनल, यानी डायगोनल के लोअर में होगी वो एंट्रीज होंगी। यानी यहाँ पे आपके पास एंट्री सर्वाइव करेगी 2 1 वाली, यहाँ पे एंट्री सर्वाइव करेगी 3 1 और 3 2 वाली, ठीक है। तो इसके जो अबव आपके पास बनेंगे, जैसे यहाँ पे इस जगह पे ये 0 आएगा, इधर 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यानी आपके पास यहाँ पे डायगोनल में आपके पास कोई भी एलिमेंट्स होंगे और लोअर देन दैट डायगोनल, बिलो दैट डायगोनल आपके पास एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह के आप मैट्रिक्स को कहते हैं ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर आपको कहा जाए कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखें, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए जी, कि आपके पास डायगोनल पे एलिमेंट्स होने चाहिए, ओके, एंड अबव देन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर डायगोनल में हम U11 U22 एंड थर्ड वन इज U33 कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे ऊपर एलिमेंट्स होंगे, इसके बिलो एलिमेंट्स यहाँ पे 0 होगा, इधर 0 होगा, इसके बिलो यहाँ पे 0 होगा। इसके अबव यहाँ पे एलिमेंट्स कोई भी होंगे, जैसे अगर हम इसको लिखें तो सपोज इसको U12 लिख लेते हैं, इसको U13 लिख लेते हैं, इसको U23 लिख लेते हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक ट्राइंगल आपके पास बनती है इस तरह की, यहाँ से देखें तो इस तरह की ये ट्राइंगल होती है, ये लोअर ट्राइंगल बन रही है, ये अपर ट्राइंगल, दैट्स द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें फर्दर इसकी कैलकुलेशन के लिए 2 ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है, जिनके रिस्पेक्ट से फिर उनको मेथड्स को नाम दिया गया है। अगर तो हम इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं डायगोनल में U11 U22 और U33, इनको एलिमेंट्स जर्नल एलिमेंट्स लेने के बजाय इनमें फिक्स एलिमेंट 1 1 1 कर दिया जाए। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ पे हमने 1 डायगोनल में, इधर भी 1, इधर भी 1 कर दें, ये डायगोनल में ये मैट्रिक्स एज इट इज रहे, यानी इसमें इसी तरह की एंट्रीज रहे L11 अननोन एंट्रीज, ये अननोन एंट्रीज है सारी, ये जो फाइंड करनी है हमने, और U में हमने इस डायगोनल पे 1 1 कर दिया, तो इसमें अननोन एंट्रीज कम हो जाएंगी ऑब्वियसली। तो इस तरह के मेथड्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्राउड्स मेथड है। अगर क्राउड्स मेथड में देखें तो उसने यही कहा है कि U यानी इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद 1 ऑन इट्स डायगोनल, मेन डायगोनल, और इसकी शेप देखें तो वो इस तरह की शेप बनेगी इसकी मेन डायगोनल में, यानी आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज इट इज उसने कंसीडर कर लिया पूरे का पूरा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 ले लिया। ठीक है जी। तो ये आपके पास L और ये U है। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी ना, क्योंकि आपके पास जो डिकम्पोजिशन मेथड में क्या करते हैं LU डिकम्पोजिशन में, कि L और U की जो प्रोडक्ट हो दैट शुड बी इक्वल टू A। इसका मतलब है एक जो है ना ये मेन मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स में फैक्टराइज हो जाएगा, एक L में और एक U में। ठीक है। तो ये L तो हमें गिवन होगा, कोई भी पोजीशंस आपके पास ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन होगा, इसमें L और U जो होंगे ये हमारे पास अननोन होंगे, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा कि L हम ये कंसीडर कर लिया, U भी कंसीडर कर लिया क्राउड्स मेथड की मदद से, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर देना है। इक्वेट मीन्स कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये लेफ्ट साइड पे भी आपके पास एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा पूरा, और राइट साइड पे आपके पास एक ही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाएगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद ये सारा प्रोसीजर है आपके पास एल और यू दो मैट्रिक्स, यानी ये अननोन जो आपके पास है ना, ये अननोन L1 L21 L22 L31 32 और ये U1, ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे तो आपके पास एक L मैट्रिक्स भी बन जाएगा और एक U मैट्रिक्स भी बन जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर इस L और U मैट्रिक्स को हम यूज करके हम क्या करेंगे कि अपना जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है किसी भी मैट्रिक्स का वो फाइंड करेंगे। तो वो नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम उसको सॉल्यूशन में कैसे यूज करेंगे। पहले हमने ये सीखना है कि एलयू डिकम्पोजिशन होती क्या है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया जी। अब दूसरा मेथड क्या है जो हमने क्राउड्स मेथड की, ये हो गया। अब क्राउड्स और डू लिटिल में जस्ट लिटिल सा फर्क है, और वो क्या है कि आपके पास इसमें डू लिटिल में अगर मैं बात करूं, डू लिटिल मेथड में आपने जस्ट क्या करना है कि इधर U11 U22 और U33 एज इट इज रखने हैं, यहाँ पे चेंज नहीं करना, अपर ट्रायंगुलर में चेंज नहीं करना, बल्कि लोअर में चेंज कर देना है। यानी लोअर में यहाँ पे आपने L11 L22 और L33 की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 1 1 और 1। यानी दिस टाइम जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो लोअर का वो 1 1 होगा, यूनिटी होगा, अपर का अननोन कोफिशिएंट्स ही होंगे। तो इस तरह की स्कीम को हम कहते हैं ये डू लिटिल मेथड है। ठीक है, ये भी आगे आएगा, ये भी इसकी मदद से भी हम इसको कहते हैं जी डू लिटिल मेथड। और अगर थर्ड मेथड के दोनों अननोन रहे, U1 U22 U33 एज इट इज रहे, इसी तरह L11 L22 और L33 एज इट इज, यानी ये दोनों जो डायगोनल है ये दोनों अननोन डायगोनल हो, यूनिटी ना हो, तो उस केस में इन दोनों L और U की फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं ये चेलोस्कीज मेथड है। चेलोस्कीज मेथड की में हम ये जो डायगोनल में यूनिटी नहीं रखते, दोनों में डायगोनल जो हैं वो लोअर के भी और अपर के भी वो अननोन रहते हैं। तो ये तीन तरह के मेथड जो हैं वो मोस्टली जो स्टडी किए जाते हैं, डू लिटिल मेथड, क्राउड्स मेथड एंड चेलोस्कीज मेथड। इनको आपने जरा ज़हन नशीन कर लेना है, फिर अब हम इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे जब मैं पहले इनकी डिकम्पोजिशन बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर सॉल्यूशंस पे भी आ जाते हैं कि किस तरह हम इन क्राउड्स मेथड को यूज करके सॉल्यूशन पे स्टडी करना है हमने। ओके, तो जैसा कि एक क्वेश्चन है, इसकी मदद से हम पहले क्राउड्स मेथड को स्टडी करेंगे, फिर इसको हम डू लिटिल मेथड और चेलोस्कीज मेथड्स की मदद से स्टडी करेंगे। ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ तक बच्चों अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले, फिर ताकि हम क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट से नो। जी, बॉयज की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, गर्ल्स की तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आवाज आ रही है आपको? पहले तो ये बताएं, ये ना हो कि आपको आवाज ना जा रही हो। यस सर, आ रही है। ओके जी, तो ठीक है, चलते हैं जी आगे नेक्स्ट। ये क्राउड्स मेथड की मदद से इसको पहले सबसे पहले हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो राइट साइड वाला आपके पास ये है, ये जो बी मैट्रिक्स बन जाता है, होमोजेनियस पार्ट जो नॉन होमोजेनियस पार्ट होता है, और लेफ्ट साइड में इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे अगर ए मैट्रिक्स यहाँ से अगर बनाया जाए इनके कोफिशिएंट्स से, तो वो उसका बनेगा 5 -2 and 1, then 7 1 -5, and third one is 3 7 and 4। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स बन गया कोफिशिएंट का। अब हमने क्या करना है कि इसमें ए मैट्रिक्स को, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 -2 1 7 1 -5,
इसको डिकम्पोज करना है एल और यू में। तो अगर एल और यू में डिकम्पोज करना है तो हमने रिलेशन फिर ये लिखेंगे कि एल मल्टीप्लाई बाई यू दैट मस्ट बी इक्वल टू ए, क्योंकि दो सिंपल आप जब अलजेब्राइक इक्वेशन की भी बात करते हैं तो उसमें आप कहते हैं ना कि दो एक कोई भी इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करते हैं तो उसके दो फैक्टर बन जाते हैं जो भी, अगर उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास बन जाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन भी ऐसे ही है, ए मैट्रिक्स है, इसके दो फैक्टर होंगे, एक एल और एक यू, लोअर और अपर। तो इसका मतलब अगर एल और यू को मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट एल मैट्रिक्स लिख दिया और यू मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्योंकि हम क्राउड्स मेथड की बात कर रहे हैं तो यूनिटी हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ली है, यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में ही रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू ए। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे कि हमने लेफ्ट साइड पे जो दो मैट्रिक्स हैं ये वाले लोअर और अपर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे हमारे पास ए है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने करना है कंपेयर। ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो इसने शार्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आप जरा साथ देंगे मेरा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब है ये पहली आपके पास जो है वो L11 ही आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया जी। फिर आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें आपके पास अगेन L11 मल्टीप्लाई हो जाएगा U21 से, L11 मल्टीप्लाई बाई U21। ठीक हो गया जी। और सॉरी 12 U12 और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 और एट द एंड 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा आपके पास L11 U13। इसको इसी तरह आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे उधर लिखेंगे, इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे, और सिमिलरली फिर थर्ड। तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इस तरह का एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, इसमें भी उसी तरह 3x3 का मैट्रिक्स ही होगा। ठीक हो गया जी। तो जब आप मल्टीप्लाई कर चुकेंगे इसको तो आप देखेंगे कि आपके पास लेफ्ट साइड पे अननोन वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, कुछ L1 U1 U और U21 U13 और L13, और राइट साइड पे आपके पास सारे नोन पोजीशंस पड़ी हुई हैं। तो आपने अब करना है कंपेयर। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं, जरा कंपेयर करते हैं इसको। तो जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो पोजीशन में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास अगर हम फर्स्ट रो और राइट साइड में हमारे पास लेफ्ट साइड में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में सिर्फ L1 पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा था कि सिर्फ एक ही एंट्री बची थी L11। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इक्वेट करने से हमें L11 की वैल्यू मिल गई और वो L11 की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो अगली जो आपके पास पोजीशन है, अगली पोजीशन ये है कि हमारे पास राइट साइड पे ये पोजीशन बनती है सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 वाली पोजीशन बनती है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में इधर हमारे पास कौन से एलिमेंट बनते हैं। तो इधर बनता है U11 मल्टीप्लाई होगा तो L11 मल्टीप्लाई होगा U12 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से खत्म, 0 0 से खत्म। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट बचा, और वो एलिमेंट बचा L11 U12, और ये इक्वल होता है राइट साइड पे -2 के। तो यहाँ से हमें पता चला कि L1 तो ऑलरेडी L11 नोन है हमारे पास 5 की वैल्यू पुट कर दी, U12 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो बनेगी हमारे पास U12 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -2/5। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ पे आप देखें तो -2/5 ये इसने नीचे लिखी हुई है U12। तो ये आपके पास आ गई सेकंड पोजीशन। इसी तरह फिर आप चले जाते हैं थर्ड पोजीशन के ऊपर।
थर्ड पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे 1 है, यानी ये आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बनता है, तो ये 1 3 पोजीशन बनती है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, तो ये बनेगा U11 U13 L11 U13, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0 से 0, तो इसका मतलब एक ही आपके पास इसमें एलिमेंट आता है, यानी एक ही टर्म आती है, वो जो है वो होती है L11 U13 लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे ये इक्वल है 1 के, ठीक है जी। ये आपके पास राइट साइड पे ये पोजीशन बनती है, ये वाली पोजीशन बनती है। तो L11 ऑलरेडी हमें पता है 5, तो 5 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो U13 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5। तो यहाँ पे देखें तो इसमें कैलकुलेट कीजिए। तो ये इसी तरह सारा प्रोसीजर हमने इसको अडॉप्ट करना है, इसमें सारे इस तरह रिलेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस बनेंगी, प्रीवियस वैल्यू यूज होती जाएंगी, और एट द एंड आपके पास ये जो सारे अननोन्स पड़े हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर L11 L22 L33 L21 L3 और इसी तरह 31 और इसी तरह ये सारे अननोन जो पड़े हुए हैं ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। जब ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे, एक L और एक U। अब देखते हैं नीचे जाके फाइनल 2 मैट्रिक्स की शेप क्या बनती है। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स की शेप बनती है, ये वाली जो इसमें यहाँ पे बताई हुई है, ये वाली L मैट्रिक्स है और ये वाला U मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स बन गए। अब जो 2 मैट्रिक्स बन गए तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो ओरिजिनल हमारे पास प्रॉब्लम था ये वाला, दिस वन, ठीक है जी, इस प्रॉब्लम का हमने फाइंड करना था सॉल्यूशन। तो हमने इस प्रॉब्लम के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद 2 हिस्से बना लिए। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें पता था कि ओरिजिनल जो हमारे पास सिस्टम है जो मैट्रिक्स का वो इस फॉर्म में था, Ax = B। x के अंदर अननोन्स पड़े हुए थे x1 x2 x3, ये जो है ना अननोन मैट्रिक्स था। A जो था ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था और B आपके पास होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस मैट्रिक्स था राइट साइड। A तो अब आपके पास डिकम्पोज हो गया। A जब डिकम्पोज हुआ तो आपको 2 मैट्रिक्स मिले, एक L मैट्रिक्स और एक U मैट्रिक्स। तो आपने A को रिप्लेस करके ये 2 मैट्रिक्स लिख देने हैं, क्योंकि A = LU, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक हो गया जी। तो एक जगह आपने L मैट्रिक्स और U इनटू आगे X उसी तरह लिख दिया = B इसी तरह लिख दिया। तो इस सारे कंबाइन सिचुएशन को कंबाइन करने के बाद आपके पास बना LUX = B, यानी एक ही जगह हमने LU लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपके पास सिचुएशन सिंपल इस तरह की होती है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट क्या करते हैं, इसका इनवर्स लेके, ठीक है। अब आपने डिकम्पोजिशन जब मेथड लगाया तो अब आपके पास ये 2 मैट्रिक्स जनरेट हो गए। तो अब इसका मतलब उन दोनों को तो उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी सॉल्व करने के लिए, या इसका इनवर्स लेके मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको सपोज करते हैं। तो सबसे पहले इस जो टर्म है ना, इसको, ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स, ये वाला पोर्शन है, ये इसको मैं एक नया मैट्रिक्स सपोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको सपोज ये अगर आप इसको देखें तो इसको हमने सपोज कर दिया Z मैट्रिक्स, यानी इस सारे को मैंने कहा लेट ये सारा मेरे पास किसी Z मैट्रिक्स के इक्वल है, और Z मैट्रिक्स के अंदर वही पड़े हुए हैं Z1 Z2 और Z3, ठीक है, 3 अननोन्स इसमें पड़े हैं। तो अगर ये सारे का सारा Z मैट्रिक्स आ गया तो इसकी जगह, यानी आपके पास इसका मतलब आपने सपोज कर दिया कि Z = जो है वो है आपके पास 1 - 2/5 और 1/5, और इसी तरह ये सेकंड इधर लिखेंगे, इसी तरह ये थर्ड लिखेंगे इधर, और इसी इनटू फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया x1 x2 x3 से इधर। तो ये सारे का सारा Z आ गया। तो जब Z आपने इसको पुट कर दिया तो पुट करने के बाद आपके पास जो नई फॉर्म बनी इस इक्वेशन की, इसकी ये जो इक्वेशन है इसकी जो नई फॉर्म बनी वो बन गई आपके पास ये वाली, यानी उसकी जगह Z पुट कर दिया आपने। ये मैट्रिक्स एज इट इज रहा पहले वाला,
ये जो ये था, ठीक है जी, ये मैट्रिक्स पहले वाला एज इट इज रहा, ये राइट साइड वाला भी एज इट इज रहा, इसकी जगह सारे की जगह आपने z सब्स्टिट्यूट कर दिया, z यानी अननोन है कोई भी। तो आपके पास ये एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को सॉल्व करना निहायत ही आसान है, यानी अगर आप इसको गौर देखें तो ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म यानी एचिलॉन फॉर्म बनी हुई है। इस केस में एचिलॉन ऐसे है कि ऊपर जस्ट जीरो है, नीचे तीनों डायगोनल में नीचे जीरो नहीं है। तो इसमें अगर आप जस्ट देखें तो इसको इजीली सॉल्व कर किया जा सकता है। जैसे यहाँ से अगर z की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालें तो वो बनती है, इसको मल्टीप्लाई करें ना इसके साथ, यानी इसको दोबारा आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 5z1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आता है, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे इससे मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब यहाँ से इजीली z1 की वैल्यू आपके पास आ गई 4/5। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन को, सेकंड को रो को, इसको आप जरा लिखें इक्वेशन में, तो ये 7z1 प्लस 19/5 z2 इज इक्वल टू 8। तो z1 की ऑलरेडी वैल्यू पता है, आप पुट करेंगे तो z2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह आप फिर आपने थर्ड इक्वेशन को लिखना है, तो यहाँ से z3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप इन सारी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद z1 और z2 और z3 ये सारी वैल्यूज आप जब फाइंड कर लेंगे, यानी आपने यानी यहाँ से z1 की वैल्यू फाइंड कर ली आपने इसकी मदद से, फिर z2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली इधर ही से, फिर z3 की, क्योंकि ये इजीली फाइंड हो सकती है ना, z1 फाइंड हो गया, फिर z2 फिर z3। अब ये जो आपके पास z वेक्टर जो आपने कंसीडर किया था, इसका मतलब ये तो सारी वैल्यू नॉन आ गई। तो आपने क्या किया था कि आपने इस पूरे मैट्रिक्स सिस्टम को z के इक्वल लिखा था, यानी आपने कहा था कि ये 1 माइनस 2/5 1/5 0 1 माइनस 32/19 and 0 1 minus 32/19 and 0 0 1 into x1 x2 x3 इज इक्वल टू z कहा था आपने इस पूरे पोर्शन को। तो z तो आपने जब इसको z कहा तो उसके जो सिस्टम बना उसको आपने फाइंड कर लिया, तो इसका z की वैल्यू आपने राइट साइड पे सारी रख देनी है, यानी z की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, वो इधर राइट साइड पे सारी की सारी z1 z2 z3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये एक और फिर सिस्टम बन जाता है। अब इस सिस्टम में z1 तो नोन आ गया सारा, अब x1 x2 जो ओरिजिनल हमारे थे वो अननोन आ गए। तो इन दिस केस अगेन ये आपके पास एचिलन फॉर्म बनी हुई है। इसको दोबारा फिर x1 x2 x3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज पे आपको यहाँ पे ये यानी z1 z2 की वैल्यू फाइंड करने की या पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है कि आपने किस तरह अपने ए मैट्रिक्स को पहले डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए एल और यू। तो फिर एल और यू में से आपने उसको इस तरह सपोज किया कि पहले, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स पड़े हुए थे इनटू अननोन, तो आपने क्या किया कि ये जो इंटरनल सिस्टम बन रहा था इसको एक नया सिस्टम यानी z1 z2 z3 के इक्वल कर दिया ना। इसको जब आपने किया तो यहाँ पे आपके पास z पुट कर दिया इसकी जगह, तो फिर ये z और ये इस पूरे सिस्टम में फिर z अननोन था, पहले उसको सॉल्व किया, यानी ये जो मैंने नीचे सिस्टम बना के बताया ये वाला, इसको सॉल्व किया तो इसमें z1 z2 z3 ये फाइंड कर दिए। जब ये फाइंड हो गए तो उसको इस सिस्टम में अगेन सब्स्टिट्यूट किया तो x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ये इस तरह एलयू डिकम्पोजिशन जो है वो वर्क करता है। किसी को कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जी बच्चों,
क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर है। ओके वेरी गुड जी। लड़कों में से जहीर, अवैस, मंसूर, जुबैर। यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। ओके वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि ये हमने कौन सा मेथड यूज किया है? कौन बताएगा? सर क्राउड मेथड क्राउड्स मेथड यूज किया, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यही सेम क्वेश्चन आपने डू लिटिल मेथड से करना है तो जस्ट क्या डिफरेंस आ जाएगा? इजाज तुम बताओ। हाँ तो सर, अगर हम इसी मेथड को क्राउड से सॉल्व किया, अगर इसी क्वेश्चन को हम डू लिटिल मेथड से सॉल्व करें तो क्या डिफरेंस आएगा? कैसे सॉल्व होगा? कहाँ पे फर्क आएगा? जी ज़हीर। ज़हीर, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हाँ, बात, मेरा क्वेश्चन समझ आया है? जी आ गया सर। वो बस सर वो हर यू की वैल्यू में चेंज आएंगे ना, मतलब पहले से सारा U1 U2 U3 की वैल्यू थी। जी 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 बिल्कुल। एल और यू जो हम सपोज करेंगे तो वो डिफरेंट फिर सपोज करेंगे, वो सपोज करेंगे जो सर टू जी लिटिल में यूज करते हैं। वेरी यस गुड सर। वेरी गुड। और अगर आपको कहा जाए कि चुलस्कीज मेथड आप अप्लाई करें तो फिर क्या करेंगे आप? वो तो सर बिल्कुल ही मतलब 1-1 वो जिस तरह उसके फार्मूला यूज करेंगे ना सर, 1-1 दिन दोनों में आ जाएगा। फिर एज इट इज दोनों में आ जाएंगे, यानी आप जी क्या कह रहे हैं? डायगोनल वैल्यू सर वही दोनों की आ जाएगी ना। दोनों की आ जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो एज इट इज आ जाएंगी, उसमें यूनिटी नहीं आएगी। नहीं होगा। यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था। ये आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसने क्राउड से किया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली जो, अगर आप इसको चेक करें तो ये डू लिटिल मेथड से, इसने लिखा नहीं हुआ बट इट इज अ डू लिटिल मेथड। इसमें उसने एल जो है उसके डायगोनल में यूनिटी ली है और यू के डायगोनल में एज इट इज अननोन कोएफिशिएंट रखती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद आपने जो थर्ड क्वेश्चन इसका जो अटेम्प्ट करना है, सेम क्वेश्चन तो चुलस्कीज मेथड से भी अटेम्प्ट करना है, सेम दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी वो आपकी समझ लें असाइनमेंट है कि आपने इन दोनों को चुलस्कीज मेथड की मदद से फैक्टराइज करना है और अटेम्प्ट करना है। अब उसमें फर्दर चुलस्कीज मेथड में कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जो चुलस्कीज मेथड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसकी कंडीशंस भी बतानी है कि क्या, यानी उसमें यानी आपने ये देखना है कि क्या इज इट इज पॉसिबल एवरी टाइम कि आप ए मैट्रिक्स को फैक्टराइज करें विद हेल्प ऑफ चुलस्कीज मेथड, या हर दफा पॉसिबल नहीं हो। ठीक है ना। इसी तरह आपने ये भी वैसे चेक कर लेना है कि ये क्राउड्स मेथड और डू लिटिल मेथड एवरी टाइम यूजफुल है फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, ये भी आपने उसमें मेंशन करना है। बट जो क्राउड्स मेथड है उसमें स्पेशली चुलस्कीज मेथड है, ठीक है, उसमें स्पेशली आपने चेक करना है कि किस सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लिटिल बिट थोड़ा बहुत मैं जो चुलस्कीज मेथड में थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैंने आपको एक चीज़ बताई है वो रह गई है, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि मैंने जो चुलस्कीज मेथड में मैंने कहा था कि हम जो ए मैट्रिक्स है उसको दो में कंपोज करते हैं, तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। थोड़ी सी मेरे ख्याल में मैंने चीज़ को जो एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ। मैंने उसमें ये है कि जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कहा L11, L21 और
3 1 इस तरह का आपके पास तो ये अपर में होगा। लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा L11 L22 L33, इसी तरह L21 L31 32 और इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। ये L आ गया और ये जो U होगा, अब U जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अननोन आएंगे डायगोनल्स में, लेकिन इसमें एक बात और जो मैं बताना भूल गया कि वो जो अननोन होंगे और इसके जो अननोन होंगे वो दोनों सेम होंगे। चुलॉस्की मेथड में जैसे ये होगा अननोन, जैसे ये U11 ही होगा, इसमें 0 ये 0, इसी तरह ये U21 होगा, ये U22 होगा, फिर इधर 0 एंड देन थर्ड वन इज ये U31 होगा, U32 एंड दिस वन इज U33। तो इसमें डायगोनल में होंगे अननोन ही, यदि हम डू लिटिल में कहते हैं और जो क्राउड्स मेथड हम कहते हैं कि डायगोनल में यूनिटी आ जाती है, एक में लोअर ट्रायंगुलर में और एक में अपर ट्रायंगुलर में। बट चुलॉस्की मेथड में ये दोनों अननोन रहते हैं, यूनिटी नहीं आती, लेकिन इसमें फर्दर ये जो दोनों अननोन है इन दोनों को सेम रखना है। आपने एक और बात भी इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लें कि या तो इन दोनों के डायगोनल्स में U11 होंगे, यानी लोअर में भी अननोन U11 U22 U33 आएंगे और इधर भी, या आप अपर में भी L11 L22, यानी ये जो दोनों डायगोनल्स होंगे ना ये सेम होंगे। ये एक और भी कंडीशन है चुलॉस्की की। तो जब चुलॉस्की मेथड से आप सपोज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे आपके पास कि या तो पॉसिबिलिटी एक ये बनती है कि आप इसको L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ये सपोज कर लें U11 0 0 U22, अच्छा अपर भी मैंने गलत लिखा हुआ है ना, बोल नहीं रहे कोई, अपर में ऊपर एलिमेंट्स लिखने हैं, नीचे सारे 0 आएंगे। ये सारे सोए तो नहीं हुए? वन 1 3 और U23, ये अपर था, सॉरी मैंने आगे गलत लिखा हुआ है। तो इसमें अपर में ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने ये जो डायगोनल यूज किया है वही डायगोनल आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यूज करना है सेम। या सेकंड सिचुएशन ऐसे बन सकती है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल यूज करेंगे वही अपर में, यानी ये एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ये चुलॉस्की मेथड में फर्दर आपने ये भी इसको देखना है। तो इसमें फिर आपने फर्दर चेक कर लेना है कि ये कब चुलॉस्की मेथड जो है एप्लीकेबल है, कब चुलॉस्की मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्या वजह है, रीजंस क्या है, ये सारा आपने इसको स्टडी करना है। सर इनका जी 1 होना बच्चों, जरूरी जहाँ तक बात क्लियर होगी, ये 1 होना जरूरी नहीं है चुलॉस्की में। वैसे तो आपके पास डू लिटिल मेथड में हम क्या करते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी रखते हैं और क्राउड्स मेथड में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल में आइडेंटिटी रखते हैं ना। लेकिन चुलॉस्की मेथड में हमने डायगोनल सेम रखने हैं, जस्ट होंगे अननोन ही, यानी उसमें या तो दोनों डायगोनल U11 U22 U33 रख दें, यानी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल होगा वही लोअर का होगा, बाकी एंट्रीज डिफरेंट होंगी ये, लेकिन डायगोनल सेम होंगे। चाहे वो डायगोनल्स आप उसमें A11 A22 A33 दोनों में रख दें, सेम होंगे अननोन ही। तो वो आपने फाइंड आउट करने हैं इसकी मदद से। तो सर अगर 1 1 आ जाए तो फिर इनका तो डू लिटिल और उनसे कनेक्शन नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर 1 1 आ जाए तो फिर सारी बात वो रिड्यूस हो जाएंगे ना उस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हम 1 1 कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स हैं वो जस्ट सेम तो कंसीडर करेंगे, यानी ये सेम तो होंगे, ठीक है, बट वो 1 1 नहीं होंगे, यानी ये दोनों आपस में सेम होंगे, कोई भी जो भी अननोन रख लें आप। इसकी लोअर की ये जो लोअर बाकी हैं वो डिफरेंट होंगी, अपर की बाकी ये जो एंट्रीज है डिफरेंट, ये तो 0 होगा, ये ऊपर भी 0 होगा।
तो अपर की ये बाकी ये एंट्रीज है ये डिफरेंट होंगी, बट ये जो डायगोनल होंगे ये दोनों के सेम होंगे। कोई भी अननोन सेम अननोन रख ले, तो फिर उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करना है। यस सर। यस सर किसी जी एक के डायगोनल 1 नहीं होंगे तो तभी तो वो एल यू वैल्यू मतलब करके तो एक ही निकल आएंगे ना। नहीं नहीं देखो ना, जब 1 1 होंगे तो फिर तो आपके पास सीधा सीधा निकल आएगी ना वैल्यूज। नहीं सर, ठीक हो गया। अगर किसी एक के 1 रखेंगे डायगोनल की वैल्यू तो तभी वो सर दूसरे की आएगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सेम भी तो रख सकते हैं ना। देखो कैसे, कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे मैं जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सपोज करता हूँ वो मैं सी सपोज कर लेता हूँ। मैं चले इसमें मैं आपको ना समझाने के लिए ये मैं दोनों A11 A22 और A33 इसके डायगोनल में रख लेता हूँ L के, और L के लो बाकी उसी तरह L21 आएगा और इसमें L31 आएगा और इसमें L32 आएगा, यानी लोअर में तो अपर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और ये तो हमने क्या किया कि जो डायगोनल में ना मैंने ये वाले एलिमेंट अननोन रख लिए। ठीक होगी बात। जी सर। और अपर में जब आप रखेंगे तो इस केस में आपने क्या करना है, अगेन जो डायगोनल है फिर वही रखना है जो लोअर में रखा है, A11 A22 A33 और लोअर ये 0 हो जाएगा और ये जो अपर है ये वाला बनेगा, इसको U12 कह दें, U13 कह दें और ये U21 2223 कहते हैं इसको। तो ये आपके पास जो एंट्रीज है, ये वाली एंट्री लोअर की ये अननोन है और ये अपर की एंट्रीज इसके लिहाज से अननोन है, और ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये भी अननोन है लेकिन ये सेम है दोनों के। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे होता तो ये आप क्या करेंगे, एल यू इज इक्वल टू एक इक्वल यस रखेंगे सर। ना। जी सर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली टर्म बन जाएगी ए और A11 का स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो A11 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो पहली वैल्यू इस तरह मिल जाएगी। ठीक है ना, मेन पहली वैल्यू का ही मसला होता है ना। जी सर। तो वो जब मिल जाएगी इसी तरह फिर आप सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। इस तरह फिर नेक्स्ट डायगोनल पे आएंगे तो जहाँ पे डायगोनल आ जाएंगे तो उन पे स्क्वायर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई सेम से होंगे। ठीक है सर। ये इस वजह से सेम रखने हैं, तो इस मेथड को हम कहते हैं ये चोलस्कीज मेथड है। ठीक है, लेकिन इसमें अब कंडीशन है कि अगर आपके पास ये सपोज नेगेटिव आ जाए, खुद सोचें ए की एंट्रीज नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब डायगोनल में अगर ए में नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आयोटा में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर आपको एक सिस्टम के रियल फैक्टराइजेशन बनानी है, यानी मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो इमेजिनरी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। एक रियल मैट्रिक्स की जो फैक्टराइजेशन है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, उसका लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इमेजिनरी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपने कंडीशन, क्योंकि आप जब बात करते हैं रियल सॉल्यूशंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपने कंडीशन लगानी है कि इसके डायगोनल जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे डायगोनल तो तब आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट डायगोनल में अगर कर रहा है ना तो उस केस में आपके पास आयोटा फिर जनरेट नहीं होगा। तो बहरहाल आपने इसको खुद से भी इसको सर्च आउट करना है कि इसकी क्या क्या कंडीशंस है चोलस्की से। तो ये आपने सबमिट कर देना है इंशाल्लाह। मैं इसकी एक असाइनमेंट बनाता हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने सबमिट करनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, यानी एलयू डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो आपके पास मैंने जितनी चीज़ें कही है ना उनको। तो अभी अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है स्टिल, तो आप वो पूछ लें। जी, everyone is clear with it? Osama, are you there?
अवैस यस सर। ये यस सर। जीशान किधर है? यस शान सर। इधर ही था सर। ओके 24 स्टूडेंट्स ओनली प्रेजेंट, तो टोटल हमारी स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में? सर 45। हाँ हमारी क्लास में 45 स्टूडेंट्स है और 24 और 23 प्रेजेंट है, देख लें। तो मैं से इसमें क्लास प्रेजेंट जो पार्टिसिपेशन है ना उसको भी फिर इंक्लूड कर लूँ, क्या कहते हो? और आपको पता है आपके मिड भी आने वाले हैं, कब है सर? ये 14 दिसंबर से आपके मिड स्टार्ट हो रहे हैं। सर फिर उस हिसाब से तो ये अभी आगे कर पढ़ना बस कर देना चाहिए। नहीं नहीं, आगे पढ़ना तो बस नहीं करेंगे ना, इस हिसाब से सर आपने बहुत पढ़ते कम जाएंगे सर, तो सर क्या बहुत है? कम देंगे। वो हम वही रहते हैं ना, पढ़ लेंगे तो स्टोर हो जाएगा ना हमारे लिए, वक्त जाया ठीक है करने तो बेहतर है ना, क्या ख्याल है? ठीक फिर आखिर ठीक है में सर। जाके फाइनल एग्जाम की करीब जाके जरा जरा रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है सर ठीक। सर जी पेपर ऑनलाइन होंगे और एमसीक्यूज ही होंगे? मेरा मैं नहीं सोच रहा कि एमसीक्यूज आपको देने चाहिए, आप एमसीक्यूज तो आप नहीं सही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो फिर तो आपने पूरे पूरे नंबर ले लेने हैं। नाम लग क्या कर रहा है जी, म्यूट? अच्छा अच्छा, तो बात समझ आई आपको? तो इसको जरा मशवरा कर लेते हैं कि आपका पेपर कैसे बनाना है, एमसीक्यूज बनाना है, या फिर उस लिहाज से आपको कन्वे कर देंगे। ओके ओके सर जी। ओके बच्चों, किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इंशाल्लाह इसको क्विट करते हैं आज की मीटिंग को। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो हमारा आइटरेटिव स्कीम्स है मेन जो, उनको इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे वहाँ से। तो ये फर्दर अगर कल तक अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है इसमें एलयू डिकम्पोजिशन के किसी भी केस में, तो वो कल इंशाल्लाह हम लेक्चर इसको अगेन डिस्कस भी कर लेंगे। ओके सर यस यस सर वो पिछली असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछे। सर रेगुलर फारसी मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? हाँ जी, ये आपने कंप्यूट करना है ना रेगुलर फाल्सी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो आपके पास लीनियर से अबव होता है और ये क्वाड्रेटिक से लेस होता है। सर कितना आपको बता सर वो मिल गया था, लेकिन कहीं कहीं 1 बता रहे हैं और कहीं जो है वो बता रहे हैं ना 1 पॉइंट समथिंग। जी जी, ये लीनियर तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो लीनियर क्वाड्रेटिव कन्वर्जेंस होती है ना वो बाइसेक्शन मेथड की समटाइम उसे कहते हैं, या बाइसेक्शन की कुछ जगह पे आपको मिलेगी वो उसकी 0.5 है और कुछ में मिलेगी इसकी 1 है, लीनियर है ना बाइसेक्शन मेथड की। लेकिन मोस्टली जो ऑथेंटिक वे में ना इसकी बाइसेक्शन की और ये जो फिक्स पॉइंट इटरेशन की है ये लीनियर कन्वर्जेंस है। ठीक है जी। अब सीकेंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड अगर आपने इसको गौर से देखा हो तो ये इनके फार्मूले सेम है, जस्ट एक कंडीशन का फर्क है ना। तो सीकेंड मेथड की अगर कन्वर्जेंस देखें तो वो 1.6 समथिंग है सर 1.618। हाँ 1.618 है, और वो प्रूव भी की जा सकती है सेकंड मेथड की कन्वर्जेंस। ठीक है जी। तो जो रेगुलर फाल्सी है इसकी कन्वर्जेंस सेकंड मेथड के मैक्स यानी इसकी जो कन्वर्जेंस है ये 1 और 1.618 के इन बिटवीन ही होती है। इसकी वजह क्या है कि ये सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ सेकंड मेथड और सम टाइम इट बिहेव्स नियर टू द, समझ लें कि बाइसेक्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो जस्ट इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये अबव देन बाइसेक्शन है। इसमें थोड़ी सी कन्वर्जेंस एज कंपेयर टू द बाइसेक्शन फास्ट होती है। ठीक है ना, उसमें क्योंकि आप बाइसेक्शन में तो बाइसेक्ट करते हैं इंटरवल, इसमें स्लोप आप यूज कर लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को एक्चुअली आप यूज करते हैं। तो इसको कोशिश करें अगर ये आप प्रूव कर सकते हैं। सीकेंड का तो प्रूव आपको आई थिंक मिल जाएगा इजीली, उसको अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन अगर आप इसको जी जी पूछें। वो तो
सर वो जो सीकेंट और बाइसेक्शन थे वो हो गए थे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, इसको रेगुलर फॉल्सी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ना, इसको जरा सीकेंट की तरह ही जरा इसको लिटिल बिट मूव करें तो क्या आता है। सर सीकेंट की तरह किया था तो सीकेंट वाला ही आंसर आया था। हाँ, क्योंकि फार्मूला जो वही है। जी सर। लेकिन इसको क्या इसका किसी ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जिस तरह तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ता? पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास जो सेकंड मेथड है उसमें तो आपने ये देखा होगा कि आपका जो आइट्रेशन प्रोसीजर है वो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। जब आप पिछली दो वैल्यूज यूज करके नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है जस्ट लाइक न्यूटन राफसन मेथड। सर एक कंडीशन, जी जी सर एक कंडीशन थी ना कि अगर फंक्शन कन्वेक्स हो, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट, दो पॉइंट्स हम पहले चूज करते हैं ना, तो उन्हीं में से अगर एक जो है वो आगे तक जाए तो फिर सर इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। हाँ, ये कंडीशंस होंगी, बिल्कुल होंगी। आप इन कंडीशंस को जरा देखें इसको ना, क्योंकि सेकंड मेथड में तो हम कंडीशन ये जज नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली एक फिनोमेना हमारे पास रिपीट होता रहता है। उसमें हम क्या करते हैं कि दो कंसेक्टिव टर्म का ना एरर का डिफरेंस अगर कैलकुलेट कर लें सेकंड में, इसका मतलब है कि हमें उन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा कि एक एरर दूसरे एरर के किस तरह प्रोपोर्शनल है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या व्हाटसोएवर। जिस तरह न्यूटन राफसन हमने देखा था कि एक एरर दूसरे एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो हमें पता चला, यानी प्रीवियस एरर के, तो हमें पता चला वहां से हमने कंसीडर कर लिया कि क्योंकि एक एरर दूसरे एरर के प्रीवियस एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो दो कंसेक्टिव एरर दो टर्म्स के आ रहे थे। अब यहाँ पे आपको वो जो दो टर्म्स है ना वो ऐसे हैं कि वो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है उसके भी, ए और बी के भी, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको जरा देखें फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको, आप उसको अटेम्प्ट करें ना। जितने केसेस आपके जहन में पॉसिबल केसेस बन रहे हैं ना, आप उनको राइट डाउन करें। ठीक है सर वो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में कन्वर्जेंस के लिए प्रोग्राम में क्या है? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आपने जिस तरह हमने शुरू में आपको याद हो चेक किया था कि पहले तो प्रोग्राम आपने बना लिया, फंक्शन आपने दे दिया, वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। मैं जस्ट उसमें ये फर्दर डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हम वहाँ पे एक और कंडीशन अपोज कर दें कि एफ प्राइम ऑफ फाई जो है, यानी आपने जो x इज इक्वल टू फाई ऑफ x का एक रिलेशन डेवलप किया होगा ऑब्वियसली, उसमें आप नए रिलेशन में फाई ऑफ x देते हैं तो रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फाई ऑफ x के ऊपर उससे पहले एक कंडीशन लगा दी जाए कि इसका डेरिवेटिव आइदर इसकी डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट लेस देन 1 आती है उन दो पॉइंट्स के ऊपर जो आपने शुरू में दो पॉइंट नहीं दिए ए और बी दो पॉइंट दे के आपने जज किया ना कि रूट्स इनके दरमियान लाई करता है, तो उन्हीं पॉइंट्स का इंटरवल के दरमियान आइदर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 1 है इसकी एब्सोल्यूट। तो अगर वो कंडीशन आप किसी तरह लगा दें उसके ऊपर तो आप ऑथेंटिक हो जाएगा और ज्यादा, यानी आप जी जी बोलो। सर वो कन्वर्जेंस के लिए मैंने लास्ट में दी थी ना एक वो दी थी कि नंबर ऑफ आइट्रेशन ज्यादा हो जाए या फिर एन हो जाए टोटल नंबर। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, वो ठीक था। मैं जस्ट उसके शुरू में एक कंडीशन होती है ना कि आप उसमें ये नहीं, जब फाई ऑफ एक्स पुट करते हैं तो आपने देखा था मैथमेटिकली हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये जो फाई ऑफ एक्स है आइदर इसका डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट लेस देन 1 आती है कि नहीं। अगर आती है तो हमें क्या पता चल जाता है कि इसकी जो कन्वर्जेंस है ये होगी। तो वो अगर मैं जस्ट वो कह रहा था कि वो अगर आप कर सकती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बात समझ आ गई है ना कि किस तरह, यानी बहुत सारी क्लियर पिक्चर मैंने आपको वैसे बता दी है। दो पॉइंट्स ए और बी ऑलरेडी आपने उधर से कैलकुलेट किए हुए हैं ऊपर फंक्शन में कि रूट्स लाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान उसी इंटरवल के दरमियान आप फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यूज कैलकुलेट करें। ठीक है, तो उसमें से आप जैसे एक टर्म यूज कर सकती हैं मैक्सिमम की, तो आपको उन
तमाम उस यानी एक वेक्टर जनरेट कर लें दो पॉइंट्स के दरमियान, उस वेक्टर पे उसकी डेरिवेटिव की तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करवा लें, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी एब्सोल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू आप देख लें कि अगर वो लेस देन 1 आती है कि नहीं आती। अब मेरे ख्याल में आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। सर क्लियर हो गया होगा सर, सारे पॉइंट्स पे कैसे? वो आपको ये आपको देखना, ये वैसे है बड़ा इजी सा, सारे पॉइंट्स पे आप इजीली कैलकुलेट, लूप के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विदाउट लूप भी कैलकुलेट करवा सकते हैं उसको। इस पे थोड़ा सा सोचें। सर थैंक यू। ठीक है जी, ओके ओके। और बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर इंशाल्लाह कल दोबारा फिर इस नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।